गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में या 12th में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको गलती कम करनी है, गलती ना के बराबर करनी है। आप कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दो, कई चीज़ें होती है आपको जानना ही पड़ता है। जो नहीं कि आप अच्छा ही लिखो तभी आपको नंबर मिलता है। कई चीज़ें होती है जिस पे आप माइन्यूट गलती कर देते, छोटी छोटी गलतियाँ आखिर में भारी पड़ती हैं। तो कई लोगों का सुझाव होता है, सलाह होता है, सजेशन एंड एडवाइस होता है कि एग्जाम में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। कई पेन होते बच्चे अलग पेन से लिखते हैं, कई बच्चे होते हैं हाईलाइटर यूज करते हैं, है ना, एकदम डिजाइन बना देते हैं किताब की। तो मीनिंग क्या बचा उस चीज़ का? तो डिजाइन बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसके पहले कई और गाइडलाइंस होती हैं जिस पे आपको ध्यान देना है कि एग्जाम आपसे चाहता क्या है। अगर गाइडलाइंस सही से समझ गए, उसके निर्देश कुछ होते हैं उसको जानना जरूरी होता है। तो रोल नंबर अच्छे से भरना, आपको फिलअप करना है, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे पेन से लिखनी है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम में ऐसी कौन सी चीज़ें, खासकर 10th और 12th के बच्चों के लिए तो गलती मत करें। और भी बच्चे कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। तो पहला क्लास 10th और 12th यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको उनको गलत नहीं करना है। पहला है फोकस ऑन द सिलेबस। सिलेबस में होता है विषय वस्तु, जो भी आपका सिलेबस है। पहली गलती तो एकदम बिल्कुल नहीं करना है कि अपने सिलेबस को जानते ही नहीं हो, अपने विषय वस्तु को जानते नहीं कि आपके सिलेबस में आता क्या है। कहने की बात यही है, अगर आप किसी घर में रहते हैं तो घर में जो भी आपके घर में मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको आपको जानना चाहिए। उसी तरह जो आपका विषय होता है उस विषय में कुछ सदस्य होते हैं, मतलब कुछ टॉपिक होते हैं, उनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो पहला आपका सिलेबस है, जो भी आपका विषय वस्तु है, विषय वस्तु मीन्स कंटेंट, जो भी आपका सिलेबस में क्या है, कंटेंट है, जो भी आपकी कंटेंट है उस पर आपको विशेष ध्यान देनी है। सिलेबस अगर आपने पूरा प्रिपेयर किया, अच्छी तरह से किया है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। यदि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो रिजल्ट में इनकम्प्लीट भी दिखेगा। कुछ चीज़ें नंबर कहोगे कम आ गया, नंबर इसलिए कम आता है बच्चों का क्योंकि वो ना सही से अपना सिलेबस देखते नहीं है कि सिलेबस, व्हाट इज द डिमांड्स ऑफ योर सिलेबस एंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर। सिलेबस हमसे चाहता क्या और एग्जामिनर भी हमसे चाहता क्या है। तो जब आप किसी की चाहत को समझ जाएंगे वो आखिर में चाहता क्या है। अब सब्जी मंडी गए हैं, वहाँ पे आपको पता नहीं कि क्या खरीदना, जब कुछ खरीदना नहीं है तो जाहिर सी बात है अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, मांग रहे कुछ और, दे रहा कुछ और। उसी तरह एग्जामिनर भी आपसे कुछ उम्मीद रखता है कि बच्चे कुछ लिखें, वो भी अप्रोप्रिएट लिखें, उपयुक्त लिखें, सही ढंग से लिखें, जो पूछा गया वही लिखें, उसके सिवा कुछ ना लिखें। दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है, अगर हमें सिलेबस की बात ही हम करें, सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, रोचक होते हैं, आप चाहते हैं उसके बारे में बहुत, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वार है, कोई अगर पढ़ रहा होगा हिस्ट्री तो वर्ल्ड वार पे आ गए, सोशल साइंस है उस पर देख लीजिए, उस पर भी आता है ये सब चीज़ें। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट क्यों हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड क्यों हुआ, ऐसी कौन सी कमियाँ थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वार हो गया। तो कई बार ऐसा होता है आपको वो चीज़ें पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन आप चाहते हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखना है। आप अपने सिलेबस को समझिए, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, उसी के अनुसार अपना एग्जाम दीजिए। तो अगर आपको एक टॉपिक, दो टॉपिक, 3 टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आते हैं, आपको और भी आपके सिलेबस में क्या है क्वेश्चन, उसको भी फिलअप करना है ना। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है अगर 10 नंबर का है, आप उस कितना भी क्यों ना लिख दो, 10 नंबर से ज़्यादा एग्जामिनर आपको देगा नहीं। इसीलिए जो भी आपके सिलेबस में है तो हर चीज़ पे आपको बात करनी, आए या ना आए वो जाहिर सी बात है। कई बार होता है आपको नहीं पता, दो चार क्वेश्चन, उसको अपने कॉमन सेंस से उस चीज़ को अप्लाई कीजिए, लिखिए। लेकिन लिखिए, अगर 100 नंबर का पेपर, 80 नंबर का पेपर है, अगर आप 60 नंबर ही करके आते हैं तो आपका जो पूर्णांक मैक्सिमम मार्क बनेगा तो 60-70 नंबर का पहले ही आपने 10 नंबर छोड़ दिया या 20 नंबर छोड़ दिया, उसका कोई मीनिंग बचता नहीं। अपने कॉमन सेंस के आधार पर उस चीज़ को हैंडल कीजिए। तो बात हम कर रहे हैं जो भी टाइम मैनेजमेंट कीजिए, कहने मतलब टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस
एंड टाइम मैनेजमेंट योर एग्जाम्स डेट्स। तो जो भी आपका एग्जाम का दिन है, जो भी क्वेश्चन हल करें, इतना ध्यान दीजिए सभी क्वेश्चन को हल करना है। अब कितना भी क्यों ना लिख दो, लिखना अपने क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे पास कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने समय में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 7 मिनट में कितने वर्ड लिख सकते हैं, 250 वर्ड लिखना, 300 वर्ड लिखना, ये आपको पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कहने का मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम से पहले भी करना है और टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम के दिन भी करना है। किसमें कितना नंबर देना, सॉरी किस क्वेश्चन में कितना समय देना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात है सैंपल पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स। एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडल पेपर आप सही से हैंडल करते हैं, अगर पढ़ाई आपने सही से नहीं किया है, तो मॉडल पेपर हल कर लीजिए जो भी प्रीवियस ईयर के हैं। जब मॉडल पेपर हल करते हैं तो आपको पता चलता है कौन सा क्वेश्चन का महत्व है, कौन से क्वेश्चन का महत्व नहीं है। जब मॉडल पेपर आप हल भी करते हैं तो कॉमन सेंस भी आप लगाते, कभी कभी वही कॉमन सेंस एग्जाम में भी लगा दीजिए, तो परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा हो गया। चौथी बात है आपका मेक नोट्स। कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, मान लीजिए इंग्लिश में पहला टॉपिक है ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड। अगर इंटर की बात करें द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डाउडे, तो ए लेटर टू गॉड हाई स्कूल का पहला लेसन ही है। तो अगर आपको नोट्स बनाने, नोट्स ऐसे बनाया जाता है, तो नोट्स कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। नोट्स में आप वही बिंदु लिखिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। नोट्स में पूरी समरी नहीं लिखी जाती, नोट्स में वही टर्म लिखे जाते हैं जिसके बिना काम ना चले। ए लेटर टू गॉड में बेसिक थीम क्या हो सकता है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, व्हाई द राइटर्स रोट, why the writer shows a person who is believes the gods, and in this scenario any person cannot apply this pattern। तो कहने का मतलब जो भी आप लिख रहे हो रिलेटेड टू गॉड है, तो उसके जो भी नोट्स बनाइए छोटे बनाइए, संक्षिप्त बनाइए, जो अच्छी की कीवर्ड्स हैं या की पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। नोट्स में समरी नहीं आती, नोट्स में वही आते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हो, जिसके बिना काम ना चले। बेसिकली कहने का मतलब वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। उसके बाद है हेल्दी हैबिट्स। कहने का मतलब हेल्दी हैबिट्स मीन्स क्या है, आपकी डाइट अच्छी हो, स्लीप अच्छी हो, कंपेनियन आपके अच्छे हो, कंपनी आपकी अच्छी हो, तो हेल्दी रहेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर बॉडी भी सही है तो मन भी लगभग कुछ सही होता है। अगर मन सही है तो बॉडी भी लगभग सही ही होगी। तो कहा जाता है अगर आप शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, है ना। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को भी हैंडल कर पाएंगे। अगर बॉडी में डिजीजेस हैं तो कल वही कमियां आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो बॉडी नॉट अकॉर्डिंग टू यू योर बॉडी अकॉर्डिंग टू, कहने मतलब आपका जो बॉडी है आपके अनुसार चलेगा और ना कि आप अपने बॉडी के अनुसार। कई बार होता है हमारे जो सेंसेस होती हैं कुछ करती है तुरंत हम उस चीज़ पे अप्लाई कर देते, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अपने बॉडी को अपने अनुसार चलाना है। हाउ कैन वी ट्रीट योर बॉडी, नॉट ट्रीट माई बॉडी मी, अकॉर्डिंग टू मी। हमें अपने ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल करने का मतलब क्या है, हेल्दी हैबिट्स। जब स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ रहने के बहुत फायदे होते हैं जीवन में। तीसरा है रिवीजन। रिवीजन जब आप करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस इंसान को एक बार आ जाता है ना, 2-4 क्वेश्चन वैसे ही सही कर देता है। उसको ये नहीं पता कि हमारी जो माइंड होती है, माइंड के कितने लेयर होते हैं। माइंड के एक्चुअली 3 ही लेयर होते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। हर थ्योरी या हिज थ्योरी दैट इज कॉल्ड साइको एनालिसिस थ्योरी। तो जब भी हम बात करते हैं रिवीजन जब आप करते हैं कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आप जिसकी उम्मीद नहीं रखते थे, कभी कभी ऐसा होता है हम उस क्वेश्चन को लिख नहीं पाएंगे। जब आप उसको लिखना चालू करते हैं, अब जब पेन आप एक बार चला देते हैं तो कितना भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कितना भी कठिन क्यों ना आ जाए, क्योंकि आप उस चीज में आप में क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कर सकते हैं। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। सेवंथ अगर बात करें टॉपिक जो है सोशल मीडिया एंड अदर एक्टिविटीज।
सोशल मीडिया एक प्रकार से वरदान भी और अभिशाप भी है। तो देखा जाए आज के समय, खासकर जो भी आप बोर्ड में हो, अपने सोशल मीडिया को सीमित कर लीजिए। हमें क्या देखना है, हमें क्या नहीं देखना है। सबसे जरूरी चीज़ है हमें क्या नहीं देखना है। आप उस चीज़ को देखिए जो आपके वीकनेस है। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको नहीं पता है, सर से पूछ लीजिएगा, सर नहीं बता पाते हैं, जाइए इंटरनेट का प्रयोग कीजिए, उससे पूछिए, गूगल से पूछिए। अगर गूगल से ना मिले तो आप यूट्यूब पे जाइए, पहले टीचर से पूछिए, गूगल से पूछिए, उसके बाद यूट्यूब पे आइए। तो आपको अपने टाइम को मैनेजमेंट के अनुसार चलाना है। सोशल मीडिया आप वही चलाइए जिससे आप में लाभ हो, आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिले। अगर जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ही नहीं होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं बचता है। आज के बच्चे सोशल मीडिया इतना यूज करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यूज करते हैं, माता पिता कुछ उनसे कहते भी नहीं हैं। तो आगे चल के बच्चे क्या करेंगे? जिस देश की जवान पीढ़ी बर्बाद हो गई, उस देश को दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो कहने का मतलब सोशल मीडिया आपको बहुत सीमित करना है। आप टाइम वहीं पे दीजिए सोशल मीडिया पे, जो आप देखने के लिए आप अपने यूट्यूब, गूगल, जो भी आप ऐप्स खोले हैं वही चीज़ देखिए। उसके सिवा जितने भी ऐड आते हैं उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्रकार से देखिए कीचड़ है। अब कीचड़ में जाओगे तो लगेगा ही लगेगा। आप कम से कम अपने ऊपर छींटे लगाइए। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी बात नहीं होती, खासकर अपने विषय पे अपने किताब से पढ़िए। जब आप किताब से पढ़ते हो उसमें अच्छी तरह से लिखा होता है। तो यूट्यूब ठीक है, उतना ठीक नहीं है, लेकिन आपकी किताबें जो होती है उसकी रिसर्च की जाती हैं, तो किताब पे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी दिखती है, ना कि यूट्यूब पे या गूगल पे। तो किताब जो भी व्यक्ति लिखता है वो रिसर्च करके लिखता है, बहुत समय लगता है किताब लिखने में। तो आप सोशल मीडिया पे कम समय बिताइए, खासकर इस समय, क्योंकि बार बार आपको पेपर नहीं देना है, बार बार ये हाई स्कूल इंटर नहीं करना आपको। एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आपके 40 साल बन जाएंगे। अगर आज आप भागेंगे अपने, सोना है, अरे जीवन भर तो सोना है, ऐसा कौन सा दिन आप सोते नहीं हैं। अगर आज 2-4 घंटे कम सोएंगे, क्या उससे आपका कुछ बिगड़ जाएगा? अगर आज सो जाएंगे तो पूरा जिंदगी 40 साल आपको सोना पड़ जाएगा। इसलिए आप बेसिकली सोशल मीडिया को सीमित, कंसाइज कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। उसके बाद है 8वां टॉपिक, अंडरस्टैंड, डू नॉट जस्ट मेमोराइज। कई बच्चे होते हैं सिर्फ रट लेते हैं, उनको ये नहीं पता उसका मतलब क्या होता है। जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको सिर्फ मेमोराइज मत कीजिए, याद मत कीजिए, उसके एसेंस को, सेंस को समझिए कि क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको मत देखिए, क्वेश्चन के सिवा और भी क्या कहा गया। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आ गया, एस्से में आ गया सत्य, व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। अब सत्य क्या है आपको जानना पड़ेगा, सत्य क्या है, सत्य क्या होता है। अकॉर्डिंग देख लीजिए, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, मान लीजिए यही आ गया एस्से में, तो आपको पता होना चाहिए ट्रूथ क्या होता है, ब्यूटी क्या होता है, ब्यूटी क्या होता है या ट्रूथ क्या होता है। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक प्रहसन के रूप में, दूसरी बात इतिहास स्वयं को दोहराता है। तो जैसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास स्वयं को दोहराता है। दोहराने का मतलब क्या होता है? तो आप उसके बैकग्राउंड को अगर आपका क्लियर नहीं है तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ पढ़िए मत, उसके भाव को भी, उसके सेंस को समझिए। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो सिर्फ रटने से कोई फायदा नहीं होता। रटने वाले बहुत पढ़े हैं, पूरा किताब रट के बैठे हैं, लेकिन उनको सेंस नहीं है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, उसके हिडन मीनिंग, सरफेस मीनिंग पे मत जाइए, उसके हिडन मीनिंग पे जाइए, उसकी अंतर्निहित भावनाएं क्या होती हैं। जैसे पैसेज आप पढ़ते हो, पैसेज में भी यही होता है कि सरफेस पे मत जाइए, हिडन में देखिए। जो भी एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन देता है उसके हिडन में जानिए। व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर्स, तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्यों क्या होती है, मनोदशा क्या होती है, वो क्वेश्चन ही क्यों, इस ऐसा क्वेश्चन उसने क्यों दिया, ऐसा पैसेज उसने क्यों दिया, ऐसी कौन सी समस्या थी जिसको यही पैसेज उसको देना पड़ा। मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट इस समय है, इन्वायरमेंट सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर ध्यान दीजिए। तो कई मुद्दे होते हैं जिसपे साइंस है उस पर ध्यान दीजिए, जो भी आपकी सिक्योरिटी है उस पर ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब आप सिर्फ पढ़िए मत, उसको समझिए। आपका आखिरी टॉपिक है डबल चेक। जब भी आप अपना पेपर दे रहे होते हैं, खासकर बोर्ड में, कोई भी बोर्ड, एनी बोर्ड, तो उसमें आप पहले लिखिए, अच्छी तरह से भरिए, रोल नंबर भरिए सही से, जो भी इन्विजिलेटर है उसको सिग्नेचर करवाइए, तभी आपकी ऑथेंटिसिटी मानी जाएगी, नहीं तो कॉपी रिचेक
नहीं होगी। पहले रोल नंबर सही से भरना, इन्विजिलेटर सिग्नेचर सही से करवा लेने हैं और दोनों तरफ रेखाएं खींच लेना अच्छी तरह से, और डायग्राम, वेन डायग्राम, फ्लो चार्ट, इस चीज़ का आप अपने बुकलेट में इस चीज़ को इंगित कीजिए, तभी आपके अच्छे नंबर। लिखने से सिर्फ नंबर नहीं मिलते हैं, कई बार आपको अपना आर्टिस्ट भी दिखाना पड़ता है। जब आप कोई डायग्राम बनाते हैं, कोई चार्ट बनाते हैं, एग्जामिनर भी खुश होता है, क्योंकि पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार होता है, आप उसको टाइम बचा दीजिए, जितना आप एग्जामिनर को बोझिल में डालेंगे वो बेचारा उतना कम नंबर आपको देगा। एग्जामिनर आपसे चाहता है उससे कम मेहनत करवाएं, जब आप उससे कम मेहनत करवाएंगे नंबर भी अच्छा देगा आपको। इसलिए कहा जाता है वेन डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब चीज़ें आपको प्रयोग करने हैं अपने एग्जाम में। तो आखिर में जब आप अपना क्वेश्चन लिख दें तो लिखने के बाद तो ध्यान से देखिए, उसको पहले डबल चेक होता है। डबल चेक मतलब क्या है, फिर से उस चीज़ को देखना है, कहीं कहीं गलती तो नहीं होगी। खासकर रोल नंबर को आखिरी में जरूर देखना है, कहीं रोल नंबर तो गलत नहीं, आखिरी पेज में भी रोल नंबर अपना लिख देना है। तो कहने मतलब जो भी आपको बताया गया इस टॉपिक में उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर विश्वास ना हो रिसर्च कीजिए क्या बात सही है क्या बात गलत है। थैंक यू वेरी मच।